Good evening, friends. You have tuned into Radio Run, a flight of life, and this is your friend Nisha who will take you to the world of books. ये दुनिया जहाँ पर सब कुछ मिलता है, हर तरह की फीलिंग, हर तरह के इमोशन, और आज यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक ऑटोबायोग्राफी, as you suggested. और ये ऑटोबायोग्राफी है हमारे बापू यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी की. The story of my experiments with truth. असल में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी, अपने जिंदगी के वो पहलू लिखे हैं, वो चैप्टर्स लिखे हैं जिनको वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं ट्रूथ के साथ. सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए वो जिन जिन पहलुओं से गुजरे और जब इन सब पहलुओं को जोड़ा तो उनकी कहानी बन गई, उनकी जिंदगी बन गई. इसी जिंदगी से मैं आपको आज इस प्रोग्राम में अवगत करा रही हूँ. पिछले हफ्ते आपने मेरे साथ इस ऑटोबायोग्राफी को सुना और हमने गांधी जी के बचपन के बारे में जाना कि उनका बचपन भी हमारे और आपके जैसा ही था. उन्होंने भी अपनी जिंदगी में वो सारी गलतियाँ की जो एक आम इंसान करता है, बट द मेन डिफरेंस वाज दैट ही लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक्स एंड ही ऑल्टर्ड हिमसेल्फ एंड टुक द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड मोरालिटी. इस बचपन में उन्होंने चोरी भी की, झूठ भी बोला, पर उसके बाद उन्होंने हर एक अपनी इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखी. जब उन्होंने अपने फादर को झूठ बोला और उसे एडमिट किया तो उनके फादर ने उनको डांटा नहीं, उनको मारा नहीं, बल्कि अपने आप को तकलीफ देते हुए उनकी आंखों से आंसू आए. ये देखकर गांधी जी ने जाना कि अहिंसा में कितनी ताकत है. अगर सामने वाला आपको गुस्सा नहीं करता, डांटता नहीं है, तो उसका आपके ऊपर ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है. इट लीव्स अ परमानेंट मार्क ऑन योर हार्ट एंड योर सोल दैट यू feel like altering yourself, that you realize your mistake to the core of your heart. ऐसा ही हुआ गांधी जी के साथ. उन्होंने अपनी हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखा और जिंदगी में आगे बढ़कर महानता का रास्ता चुना, सच्चाई का रास्ता चुना. And he said, by following the path of truth and morality, one can find God. और इसी तरह सच्चाई और मोरालिटी के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी चीजें सीखी. वो गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए, उसके बाद राजकोट में रहे और उन्होंने कॉलेज भावनगर में ज्वाइन किया. पर उनके फादर के एक फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करें ताकि वो अपने फादर की गद्दी संभाल सके, उनकी तरह दीवान बन सके और जिंदगी में सक्सेस पा सके. ये बात गांधी जी के मन में बस गई और उन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए अपने परिवार को, अपनी माँ को कन्विंस किया. और उनको कन्विंस करने के लिए उनको 3 वॉव्स लेने पड़े कि वो इंग्लैंड जाकर नॉनवेज, लिकर और फीमेल, इन तीनों में से किसी भी चीज को टच नहीं करेंगे. ये सारे वॉव्स देकर, अपनी मदर को एश्योरेंस देकर वो इंग्लैंड के लिए निकल पड़े. बट उनकी कास्ट ने उनको अपोज किया और उनको इंग्लैंड जाने से रोका. बट गांधी जी के दृढ़ निश्चय के आगे वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए और वो फाइनली इंग्लैंड के लिए निकल गए और अब वो इंग्लैंड पहुंच भी गए. तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आगे की कहानी. बने रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड. आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ पर मैं सुना रही हूँ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ बाय मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि हमारे प्यारे बापू, जिन्होंने अहिंसा का रास्ता चुनकर हमें स्वतंत्रता तक पहुंचाया. अभी तक हमने उनके बचपन के बारे में जाना, कैसे वो आउटकास्ट होकर सबसे लड़कर और अपनी फैमिली को कन्विंस करके बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन जा पहुंचे. उनके दोस्तों ने उनसे कहा था कि जब वो वहां पहुंचे तो ब्लैक कलर का सूट पहनकर ही बाहर जाए, बट उन्हें लगा कि उनके ऊपर व्हाइट क्लोथ ज्यादा अच्छे लगेंगे, तो उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन लिए. और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि वो एक अकेले ही ऐसे इंसान थे जो सफेद कपड़ों में थे. ये देखकर उन्हें बहुत शर्म आई और उनको बहुत अजीब लगा.
खैर वो लोग साउथहैम्पटन पहुंचे सैटरडे को और उनके पास 4 नोट्स ऑफ इंट्रोडक्शन थे। 4 लोग थे जिनको वो रीच कर सकते थे। एक थे डॉक्टर पीजे मेहता और मिस्टर दलपत राम शुक्ला, प्रिंस रंजीत सिंह जी और दादाबाई नौरोजी। इनमें से उन्होंने डॉक्टर मेहता को वहीं से टेलीग्राम भेज दिया और फिर उनको वहां पर बताया गया कि उन्हें जाकर विक्टोरिया होटल में रहना चाहिए। तो मिस्टर मजमूदार और वो सीधा विक्टोरिया होटल चले गए। अब विक्टोरिया होटल जाकर उनको पता चला कि क्योंकि अगले दिन संडे है तो मंडे तक उन्हें सामान नहीं मिलेगा। व्हाइट क्लोथ में होने से वो बहुत ज्यादा शर्म फील कर रहे थे। तभी शाम को डॉक्टर मेहता उन लोगों से वहां मिलकर आए और जब उन्होंने गांधी जी को व्हाइट क्लोथ में देखा तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। खैर उन्होंने गांधी जी को वार्म वेलकम दिया और फिर उनसे बात करने लगे। तब डॉक्टर मेहता के पास एक हैट थी जिस पर फर लगा हुआ था और गांधी जी उस फर को छेड़ने लगे और वो फर थोड़ा खराब हो गया। तब डॉक्टर मेहता ने उनको पहला लेसन दिया अबाउट द एटिकेट्स ऑफ यूरोपियन कल्चर। ही सेड, डू नॉट टच एनीवन्स थिंग्स, डू नॉट आस्क टू मच ऑफ क्वेश्चंस, डू नॉट स्पीक लाउडली एज वी डू इन इंडिया, डू नॉट एड्रेस एनीवन विद सर और मैम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सर्वेंट्स ही अपने बॉसेस को सर या मैम कहते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर होटल में रहना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इट्स बेटर दैट यू लिव विद अ फैमिली। बट क्योंकि उनके पास सामान नहीं था तो मंडे तक उन्हें होटल में रहना पड़ा। उसके बाद मंडे को डॉक्टर मेहता ने उन्हें अपने एक फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये फ्रेंड बहुत अच्छा था और गांधी जी को अपने छोटे ब्रदर की तरह मानने लगा, उनकी केयर भी करने लगा। बट यहाँ उनका वेजिटेरियन होना एक प्रॉब्लम बन गया उसके लिए, बिकॉज उसे समझ ही नहीं आता था कि उनके लिए क्या डिशेस बनाएं। मॉर्निंग में ये लोग ओट मिल्क पी लेते थे बट आफ्टरनून और डिनर में गांधी जी को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ही स्टार्टेड स्टार्विंग हिमसेल्फ। उनका फ्रेंड उनके लिए जो भी ब्रेड या रॉ वेजिटेबल्स देता था वो खा लेते थे, तो उनको उसे खाने के बाद फुल नहीं लगता था। बट बिकॉज ऑफ शेम, बिकॉज ऑफ हिज शाइनेस, ही कुड आस्क फॉर मोर। अब गांधी जी के इस फ्रेंड को लगने लगा कि गांधी जी को वेजिटेरियन नहीं रहना चाहिए, तो उन्होंने गांधी जी को कन्विंस करने की कोशिश की। बट ही वॉज डिटर्मिन्ड अबाउट हिज वाव। तब इस फ्रेंड ने कहा कि एक इलिटरेट मदर को दिया हुआ वो वाव जिसका कोई मतलब ना हो, दैट इज अ स्टुपिडिटी। शी इज अनअवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस आउट हियर। वो कैसे डिसाइड कर सकती हैं कि तुम बाहर जाकर क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे। इट्स बेटर दैट यू अडैप्ट द कल्चर ऑफ दिस प्लेस। जहाँ पर आप रह रहे हो आपको उसके हिसाब से ही खाना पीना चाहिए। तो तुम्हें मीट ईटर बन जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी सो वीक एंड यू विल नॉट बी एबल टू परस्यू योर स्टडीज एंड स्टे हियर। तो गांधी जी ने कहा कि आई एम डिटर्मिन्ड अबाउट माई वाव। I will go back to India rather than turning into a meat eater। और गांधी जी की इस डिटर्मिनेशन को देखकर उस फ्रेंड ने कुछ भी नहीं कहा। अब गांधी जी इस नए देश में नए लोगों के बीच, नए कल्चर के बीच काफी अकेला फील करने लगे। उन्हें अपने घर की याद आने लगी। वो कभी कभी रात को रोते भी थे बट किसी को कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि उनकी इनर वॉइस उन्हें कहती थी कि जब वो यहाँ आए हैं तो बिना पढ़ाई के वापस जाना वो ठीक नहीं है। सो ही डिसाइडेड टू कंप्लीट हिज 3 years एजुकेशन बिफोर गोइंग बैक टू इंडिया। उनके इस दोस्त का घर लंदन से काफी दूर था, तो शुक्ला जी और डॉक्टर मेहता ने सजेस्ट किया कि गांधी जी को एंग्लो इंडियन फैमिली है एक लंदन के पास, उनके यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। इस फैमिली में एक विडो लेडी थी और उनकी 2 बेटियां थी। गांधी जी वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उन्होंने उस लेडी को अपने वाव के बारे में बताया
and she promised that she will take good care of him. She tried to make vegetarian dishes for him, but Gandhiji didn't like any of them. And because of his shyness, he couldn't say anything. और यहाँ पर भी जो वो एक बार उनको प्लेट में दे देती थी, वो वही खा लेते थे। उसके बाद वो चाहे कितना भी हंग्री फील करे, वो और खाने के लिए नहीं मांगते थे। अब उनके लिए यहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम होने लगी, तो उनको किसी ने बताया कि पास में ही एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। ये उस वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की तलाश में गए और वहाँ पर उन्हें एक बुक मिली जो कि वेजिटेरियनिज्म पर थी। और इस बुक को पढ़ने के बाद उन्हें अपने वेजिटेरियन होने पर गर्व हुआ। He felt so thankful to God and his mother for making him take that vow. After that, he was always in favor of vegetarianism. एक टाइम था जब वो चाहते थे कि उनकी पूरी कंट्री मीट ईटर बने ताकि वो इंग्लिशमैन को फाइट कर पाए। पर इस दिन जब उन्होंने ये बुक पढ़ी, उसके बाद उन्होंने हमेशा वेजिटेरियनिज्म को सपोर्ट किया। और ना सिर्फ सपोर्ट किया, बल्कि वेजिटेरियनिज्म को स्प्रेड करना उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट मिशन बन गया। And in order to spread vegetarianism, he started reading more and more books on vegetarianism. जब उनके फ्रेंड ने ये देखा तो उसको और भी चिंता होने लगी। उसको लगा कि if गांधी will read all these books, तो कभी भी वो इस सोसाइटी को अडैप्ट नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। He started worrying more and more about him because he thought that if he will not be able to adapt this society, then he will become a duffer and will not be able to pursue his studies also. Then he made one more attempt in order to make Gandhiji eat meat. He took Gandhiji to a very polished restaurant, a very high society one. There he took him and ordered soup. When Gandhiji could not ask his friend about the contents of the soup, he called the waiter. Gandhiji's friend got angry and said, "What are you doing? You don't know how to behave in a high society. You are making a fun of yourself. Either you have it or you go outside and have whatever you like to." And Gandhiji happily went out of that restaurant. He could not find any vegetarian restaurant, so he went without meal that night. इस सबसे गांधी जी के मन में अपने फ्रेंड के लिए रिस्पेक्ट कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली वरिड अबाउट हिम। अब गांधी जी ने सोचा कि उसकी इस टेंशन को दूर करने के लिए क्यों ना मैं इस इंग्लिश सोसाइटी को अडेप्ट करूं और यहाँ के हिसाब से, यहाँ के तौर तरीकों के हिसाब से चलना शुरू करूं। तो गांधी जी ने पहले तो अपने क्लोथ्स बदले। वो जाकर एक अच्छा सा सूट खरीद के लाए, एक हैट लेके आए और अच्छे अच्छे वहाँ के हिसाब के कपड़े खरीदे। उसके बाद उनको लगा कि और मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने इवन डांसिंग लेसन्स लिए। फिर उन्हें लगा नहीं, डांस मेरे बस की बात नहीं है, तो वायलिन सीखा। वो भी उनको लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। गिटार सीखने की कोशिश की, बट एट लास्ट उनको लगा कि ये सारी चीजें तो मैं इंडिया में भी सीख सकता हूँ और डांस सीखने से ही कोई इंग्लिशमैन तो नहीं बनेगा। That way he was ending up wasting money in order to become an English gentleman. So finally he thought of forgetting all that and took more care of his clothes and his appearance. वो रोज सुबह शीशे के आगे खड़े रहते, अपने बालों को ठीक से करते, अपनी हैट को ध्यान से रखते और जब भी हैट उतारते तो उनका हाथ डायरेक्ट बालों पर ही जाता। In short, he became very conscious of his appearance. And he started learning French and Latin. इन लैंग्वेजेस को सीखने से उनके पास और लैंग्वेजेस की नॉलेज तो हो ही जाती, साथ साथ इंग्लिश पर भी उनकी पकड़ मजबूत हो जाती। ये सोचकर उन्होंने ये दोनों लैंग्वेजेस भी ज्वाइन कर ली। अब क्योंकि इन सब चीजों से उनका खर्चा बहुत बढ़ रहा था, तो उन्होंने अपने खर्चे को इकोनॉमाइज करने का सोचा। गांधी जी की एक आदत थी कि वो अपने पॉकेट से गया एक एक पेनी को रिकॉर्ड करते थे। क्या आया, क्या गया, कहाँ खर्चा, कहाँ नहीं खर्चा।
ये सब वो अकाउंट्स शुरू से मेंटेन करते थे और अपनी जिंदगी के लास्ट टाइम तक उन्होंने ये अकाउंट्स मेंटेन किए। और वो यूथ को ये कहना भी चाहते हैं कि अगर आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तभी आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और लास्ट में जितना पैसे आपके पास हैं आप उसे मैनेज करना सीख जाएंगे और हमेशा आप सरप्लस में ही रहेंगे। यही किया गांधी जी ने, अपने पैसों को मैनेज करना शुरू किया और सोचा कि उनको एक्सपेंसेस कट डाउन करने पड़ेंगे। जैसा कि वो एक फैमिली के साथ रहते थे तो फैमिली के साथ रहना एक्सपेंसिव पड़ता था, क्योंकि वो लेडीज थी, उनको हफ्ते में एक बार कभी डिनर के लिए भी ले जाना पड़ता था, उनके साथ पार्टीज में भी जाना पड़ता था, वहां पर जाने आने का भी खर्चा हो जाता था। तो गांधी जी ने सोचा कि वो अलग से एक रूम लेकर रहें। उन्होंने अलग से एक रूम लिया जो कि उनके कॉलेज के पास था। तो अब एक्सपेंसेस बच गए कन्वेंस के और वो वॉक करने लगे। उन्होंने इंग्लैंड में बाय फुट बहुत वॉक की, जिसकी वजह से लास्ट तक उनकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो गई और वो फिट रहे हमेशा। अब बार बार उनको अपने भाई से पैसे मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि खर्चे को फर्दर कैसे रिड्यूस किया जाए। देन ही स्टार्टेड मेकिंग हिज मील्स एट होम। वो घर में ही खाना बनाने लगे, सामान ले आए। अब सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में उनको 10-20 मिनट लगते थे। ओट मिल्क बनाया, कुछ ब्रेड बनाई और खा लिया। इससे उनका टाइम भी बचता था और पैसे भी आधे लगने लगे। और अब जो टाइम बच रहा था उस टाइम में उन्होंने अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। इस तरह वो पैसे और टाइम दोनों को मैनेज करने लगे और इंग्लैंड के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करने लगे। ऐसा नहीं है कि इस सब से गांधी जी की लाइफ मुश्किल हो गई। In fact, he was more happier this way. This way, he could reduce the burden on his family, and he found more happiness and more peace. जैसे जैसे वो वेजिटेरियनिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते गए, वैसे वैसे उनके सामने और बहुत सारी चीजें आती गई। उन्होंने जब ये बुक्स पढ़ी तो उन्होंने देखा कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो इसको बहुत माइन्यूटली स्टडी करते हैं। इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमें अपने से कमजोर को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सेव करना चाहिए। हमें जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबकी रक्षा करनी चाहिए। अगर हम उनसे स्ट्रांग हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उन्हें मारकर खा सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने जाना कि वेजिटेरियनिज्म के साइंटिफिक, प्रैक्टिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट्स होते हैं एक बंदे की लाइफ पर। उन्होंने ये भी सीखा कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तो फिर वो सारी चीजें जो जीने के लिए जरूरी नहीं है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे कि स्पाइसेस, हमें जितना हो सके रॉ खाना खाना चाहिए। ज्यादा स्पाइसेस को ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। उसके अलावा चॉकलेट्स, कॉफी, चाय, ये सब कुछ भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने वो चीजें भी छोड़ दी जो उनको बहुत पसंद थी, जैसे कि केक्स, बिस्किट्स एंड ऑल। अब ये छोड़ने से उन्हें शुरू में थोड़ी इरिटेशन हुई, बिकॉज ये चीजें उन्हें बहुत पसंद थी। ही लाइक टू कंज्यूम ऑल दैट, बट उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया मेंटली और फिजिकली, और उसके लिए उन्होंने ये सारी चीजें बिल्कुल छोड़ दी और वो ही चीजें कंज्यूम करना शुरू किया जो एक इंसान को जीने के लिए जरूरी है और जो उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएगी। यहाँ पर उन्होंने एक कम्युनिटी भी बनाई जो वेजिटेरियन लोगों की थी, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी बने। ये कम्युनिटी ज्यादा टाइम तक तो नहीं चली क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे, बट इससे इन्हें सोसाइटी बनाना, उसको कंडक्ट करना, उसको चलाना और मैनेज करना, इन सब चीजों का एक्सपीरियंस मिल गया। वो इस सोसाइटी की हर मीटिंग अटेंड करते थे, बट जब उनकी बोलने की बारी आती थी तो वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते थे। उस सोसाइटी के बाकी लोग गांधी जी से पूछते थे कि आप वैसे तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हो, बट मीटिंग में आपको क्या हो जाता है। और गांधी जी भी इस बात को बहुत सोचते थे, बट जब मीटिंग में जाते थे, सब लोग अपने व्यू सामने रख रहे होते थे, तब वो बिल्कुल चुप रह जाते थे। उनके मुंह से निकलते ही नहीं थे वर्ड्स। वो बिल्कुल भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। उनको लगता था कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं बहुत स्टूपिड लगूंगा, या पता नहीं क्या चीज थी। एक झिझक थी उनके अंदर कि वो कभी भी सोसाइटी में 4 लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, हमेशा चुप होकर ही रह जाते थे।
इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उनके पास बाकी लोगों से ज्यादा नॉलेज भी थी, बट फिर भी वो अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। ये उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। एक बार इस वेजिटेरियन सोसाइटी में एक इशू हुआ। एक बंदे को रॉन्गली सोसाइटी से निकाल दिया गया, जबकि गांधी जी को वो सही नहीं लगा। तो गांधी जी ने उनको ना निकाले जाने के लिए एक स्पीच तैयार की। उन्होंने वो स्पीच एक पेपर पर लिख ली ताकि वो बोल पाए, क्योंकि उन्हें भी डर था कि वो मीटिंग में बोल नहीं पाएंगे। खैर, मीटिंग हुई और जब गांधी जी को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने को कहा गया तो वो स्पीच जो उन्होंने लिखी हुई थी उसे पढ़ ही नहीं पाए। ही couldn't रीड दैट। वो कोशिश कर रहे थे बट उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो उस सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने वो स्पीच किसी और से पढ़ाई। दो वो स्पीच काफी इम्प्रेसिव थी और लोगों ने उनकी ये सारी बातें सुनकर उस बंदे को वापस सोसाइटी में ले लिया, पर गांधी जी ने उसके बाद वो सोसाइटी रिजाइन कर दी। एक बार गांधी जी और मिस्टर मजमूदार वो दोनों एक जगह पर स्टे कर रहे थे। तो वहीं पास में मिस्टर हार्वर्ड भी थे, जिन्होंने बुक लिखी थी द एथिक ऑफ डाइट। ये दोनों उनसे मिलने गए। तो मिस्टर हार्वर्ड ने इन दोनों को एक मीटिंग में बुलाया एंड ही टोल्ड देम टू गिव अ स्पीच इन ऑर्डर टू स्प्रेड वेजिटेरियनिज्म। अब गांधी जी को फिर से ये अपॉर्चुनिटी मिली। उनको लगा कि नहीं, इस बार मैं अपने आप को इम्प्रूव कर लूंगा। उन्होंने फिर से अपनी स्पीच एक पेपर पर लिख ली और जब ये दोनों उस मीटिंग में गए तो मिस्टर मजमूदार ने अपनी स्पीच बोली, जो कि बहुत अच्छी थी और सब लोगों ने उसे प्रेज भी किया। और जब गांधी जी की बारी आई तो again he could not speak anything. His vision became blurred and he started trembling and the words didn't came out of his mouth. Then Mr. Mazmudar had to read Gandhi ji's speech also. Though everyone gave it a applause, but it was very insulting for Gandhi ji. उनके ये शाइनेस उनके इंग्लैंड के पूरे स्टे के ड्यूरिंग रही। वो अपनी इस शाइनेस से बाहर नहीं आ पाए। इसके बाद इन्होंने अपने इंग्लैंड के स्टे में एक बार और पब्लिक में बोलने की कोशिश की। जब ये इंडिया आने वाले थे तो उससे एक दिन पहले उन्होंने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया। अब सब लोग वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में डिनर ऑर्गेनाइज करते थे, तो गांधी जी ने सोचा कि व्हाई नॉट इन अ नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। एक नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में भी तो वेजिटेरियन डिनर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की और वहाँ पर एक स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन डिनर ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने अपने जानने वालों को सबको उस डिनर में बुलाया। बट जब डिनर होगा तो बातें भी होंगी, बातें होंगी तो स्पीचेस भी होंगी। अब यहाँ भी सब एक एक करके स्पीच देने लगे। तो गांधी जी ने अपनी स्पीच पहले ही बहुत सोच समझ के बिल्कुल छोटी सी 3-4 लाइनों की बनाई थी, बट जब उनकी बारी आई तो वो पहली लाइन बोलकर चुप हो गए। उनके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकले। उन्होंने 3-4 बार कोशिश की, बट इट क्रिएटेड अ ह्यूमर अमंग ऑल ऑफ देम। सब लोग उनके ऊपर हंसने लगे, तो उनको बहुत ही ह्यूमिलेटिंग लगा और ये कहकर कि लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन, वो बैठ गए। और उसके बाद उनकी ये शाइनेस जो पब्लिक में बोलने की थी, थोड़ी साउथ अफ्रीका जाने के बाद कम हुई। दो वो लास्ट तक भी पब्लिक में ज्यादा बोल नहीं पाते थे। उन्होंने इस चीज में भी फायदा देखा कि उन्हें वर्ड्स को इकोनॉमिकली चूज करना आ गया था। कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा कहना, ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। उन्होंने साइलेंस की इम्पोर्टेंस को जाना। उनके मुंह से कभी भी वो शब्द जो वो बोलना नहीं चाहते थे नहीं निकलता था, क्योंकि वो बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचते थे और कभी भी किसी को वो बात नहीं कहते थे जो वो बाद में जाकर रिग्रेट करें। उन्होंने साइलेंस को अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया। चुप रहकर लोगों को अपनी बात समझाना, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है जिसमें गांधी जी बिल्कुल माहिर थे। उनका कहना था कि ज्यादा बोलना कभी भी किसी के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता। इससे टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। इससे अच्छा है कि हम कम से कम शब्दों में अपनी बात रखें, सामने वाले का टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारी एनर्जी भी वेस्ट ना हो और हमारी बात सबको समझ भी आ जाए।
जैसे कि इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस होती थी और गांधी जी उनकी शादी भी 13 साल की उम्र में हो गई थी। बट इंग्लैंड जाकर कोई भी इंडियन यूथ ये एक्सेप्ट नहीं करता था। अगर वो ये एक्सेप्ट करता तो शायद वहाँ की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का मौका नहीं मिलता। ये सोचकर कोई भी इंडियन लड़का वहाँ जाकर ये नहीं बताता था दैट ही इज मैरिड और अपने आप को एज अ बैचलर ही प्रेजेंट करता था। That way they used to get a chance to flirt with the women out there और फिर उनको एक अच्छा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता था। तो गांधी जी ने भी इसी कस्टम को फॉलो किया और वहां जाकर किसी को भी अपनी मैरिज के बारे में नहीं बताया। एक बार वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठे थे और वहां पर मेन्यू पूरा फ्रेंच में था। तो गांधी जी को अब समझ नहीं आया कि क्या चीज क्या है। तो एक ओल्ड लेडी थी जो गांधी जी को देख रही थी। उनकी प्रॉब्लम देखकर वो उनके पास आई एंड शी आस्क्ड हिम, "Why aren't you ordering anything?" गांधी जी told her that the menu is in French and I don't know French. So I'm pondering with the ingredients to find out what all is vegetarian out here. Then that lady helped Gandhi ji and she started liking him and he told him to visit her place. Gandhi ji visited her place एंड दैट कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। गांधी जी हर संडे को उस लेडी के घर जाते थे। अब उस लेडी को लगा कि गांधी जी अनमैरिड हैं, तो वो हर संडे को कुछ यंग लेडीज को किसी न किसी को बुलाती थी और गांधी जी से इंट्रोड्यूस कराती थी। गांधी जी जो कि कभी ज्यादा बोलते ही नहीं थे, शाय थे, जोक्स क्रैक करना उनको आता ही नहीं था, तो वो लड़कियों से बात भी कर नहीं पाते थे। बट यहाँ पर एक लड़की के साथ उनकी दोस्ती हुई जिसने गांधी जी को बोलना भी सिखाया और बात करने का तरीका सिखाया, उनको जोक्स क्रैक करना भी सिखाया। अब गांधी जी को इस लड़की की कंपनी अच्छी लगने लगी। गांधी जी हर संडे को ये इंतजार करते कि मुझे उस लड़की से बातें करने को मिलेगा। बट जल्दी ही गांधी जी को एहसास हुआ कि वो ओल्ड लेडी गांधी जी की और उस लड़की की एंगेजमेंट कराना चाहती हैं। वो उन दोनों को शादी के मोटिव से मिला रही थी। तो गांधी जी को बहुत ही ऑकवर्ड लगा। उनको लगा कि उन्होंने ये ठीक नहीं किया। ही वुड हैव टोल्ड अर्लियर अबाउट हिज मैरिज, बट जब भी वो बोलने लगते थे तो ही यूज्ड टू बी ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो गांधी जी ने सोचा कि वो एक लेटर लिखेंगे उस लेडी को। उन्होंने उनको एक लेटर लिखा जिसमें लिखा कि he got married at the age of 13 and he had a son also. But as no Indian student here admits that he or she is married, Gandhi ji also followed the suit and didn't admit that. उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही सॉरी फील कर रहा हूँ, बहुत ही अपोलोजेटिक हूँ क्योंकि मैंने आपके सामने ये सच नहीं रखा। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था, वरना आप इन सब प्रॉब्लम में नहीं आते, मेरी एंगेजमेंट के बारे में नहीं सोचते और मुझे यंग लेडीज से नहीं मिलाते। आई फील दैट आई एम वेरी सॉरी फॉर डूइंग ऑल दैट एंड आई रियली अपोलोजाइज यू। अगर ये पढ़ने के बाद आपको मेरे ऊपर गुस्सा आए और आप मेरे साथ कोई रिलेशन ना रखना चाहें तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा और आज के बाद कभी भी आपके घर नहीं आऊँगा। आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। गांधी जी को उस लेडी का फिर रिप्लाई मिला जो कि ये था, तुम्हारा ये लेटर पढ़ के मैं बहुत हंसी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये सब कुछ एडमिट किया। ठीक है, पहले नहीं बताना वो एक मिस्टेक जरूर थी, बट इट्स ओके। तुमने चीजों को हाथ से निकलने से पहले सब कुछ एडमिट कर लिया, इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑन नेक्स्ट संडे। ये पढ़कर गांधी जी के सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया और उसके बाद जहाँ भी नेसेसरी था उन्होंने अपनी शादी के बारे में हर किसी को बताया। यही इंग्लैंड में ही पहली बार गांधी जी के अंदर अपने रिलीजन को जानने की इच्छा जागृत हुई। जब गांधी जी दो ब्रदर्स से मिले, वो दोनों जो रोज गीता को पढ़ते थे, तो गांधी जी ने उनके साथ गीता पढ़ना शुरू किया। जबकि गांधी जी को संस्कृत की इतनी समझ नहीं थी, फिर भी उन दोनों के साथ मिलकर गांधी जी ने गीता पढ़ना शुरू किया और उनका उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। दो उस समय वो पढ़ना सिर्फ एक पढ़ना ही था। He couldn't understand Gita properly at that point of time, but afterwards he made it a habit to read it regularly. उन्होंने हर भाषा में लिखी हुई गीता की किताबें पढ़ी, इंग्लिश में भी पढ़ी, गुजराती में, हिंदी में और संस्कृत में भी।
और इसको बहुत गहराई से समझा भी। जब गांधी जी ने गीता पढ़ी और हिंदुइज्म को जाना तो धीरे धीरे उनके अंदर बाकी रिलीजन्स को जानने की भी इच्छा जाग गई। उनके एक फ्रेंड ने उन्हें बाइबल पढ़ने को कहा तो उन्होंने बताया कि वो क्रिश्चियनिटी को पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें लिकर पीनी पड़ती है, नॉनवेज खाना पड़ता है। तो उनके उस फ्रेंड ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बाइबल पढ़ के देखो, वेजिटेरियन लोग भी क्रिश्चियन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप लिकर नहीं पीते तो आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। ये सब चीजें गलत हैं। तब गांधी जी ने बाइबल भी पढ़ी। उसके बाद उन्होंने इस्लाम को भी पढ़ा और उनके अंदर हर रिलीजन को जानने की, उनकी अच्छाइयों को समझने की इच्छा जागरूक हो गई। गांधी जी को एथिस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनको एक बंदा मिला जो कि एथिस्ट था। उसने गांधी जी से पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड? ही सेड यस। डू यू बिलीव इन द डायमीटर ऑफ अर्थ? यस आई डू। देन व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ योर गॉड? गांधी जी सेड God is inside our hearts, mine and your too. The person started laughing at Gandhi ji and made fun of him. उसके बाद गांधी जी को एथिस्ट लोगों से और भी ज्यादा नफरत हो गई। To read about God is a different thing, and to realize the presence of God, the effect of God on your life is a different thing. जब भी गांधी जी किसी मुसीबत में होते थे तो उनको लगता था कि ओ भगवान ने बचा लिया, बट उस टाइम उनको इसका मतलब नहीं पता था। इसके बाद उनकी लाइफ में एक और इंसिडेंट हुआ जिससे उनका गॉड पर और विश्वास बढ़ गया। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। 1990 की बात है, जब लास्ट ईयर था उनका इंग्लैंड में। तो वो लोग एक घर पर रुके जिस घर की फीमेल्स कुछ अलग तरह की थी। जब कॉन्फ्रेंस से लौटे तो गांधी जी और उनके फ्रेंड एक गेम खेलने लगे तो उस घर की एक फीमेल भी उनके साथ गेम खेलने लगी और धीरे धीरे उन लोगों की बातों ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। कुछ अलग ही तरह की बातें करने लगे वो लोग। गांधी जी पहले तो इन टॉक्स में इन्वॉल्व हो गए। आफ्टर दैट ही रियलाइज दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन। तब उनकी इनर वॉइस ने उन्हें कहा, What are you doing? What are you up to? You must not be here. और गांधी जी को रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ गलत हो रहा है और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। और ये वो पहला इंसिडेंट था जब उनकी वाइफ के अलावा किसी और की वजह से उनके अंदर लस्ट की फीलिंग आई। He actually believed that God saved him. God helped him to run from that scenario. फिर गांधी जी को लगा कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, बट उन्होंने कामली सोचा कि एक दिन की और कॉन्फ्रेंस बची है, इससे बेटर है कि मैं अपने रूम में रहूं, ज्यादा किसी से बात ना करूं, इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम हियर। गांधी जी ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की और अगले ही दिन वो वहाँ से चले गए, जबकि उनका फ्रेंड जो उनके साथ आया था वो कुछ दिन और रुका। ऐसे ही बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहे जिनसे गांधी जी का भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया। वो प्रेयर्स, पूजा पाठ, इन सब में इतना विश्वास नहीं करते थे, बट उनको लगता था कि प्योरिटी ऑफ हार्ट, अगर आपका हार्ट प्योर है तभी आपकी प्रेयर करने का कोई मतलब है। ऐसे ऊपर से भगवान की पूजा करो, अंदर से आपके अंदर नेगेटिविटी हो तो उसका कोई फायदा नहीं। सबसे पहले यू हैव टू प्योरिफाई योर हार्ट। अकॉर्डिंग टू हिम, गॉड इज द हेल्प ऑफ हेल्पलेस, द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक। आप सुन रहे हैं बुक वर्ड मेरे यानी आरजे निशा के साथ, और यहाँ पर मैं आपको सुना रही हूँ ऑटोबायोग्राफी हमारे अपने बापू यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की, जो कि है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। यहाँ पर हम अपने बापू के बारे में वो बातें जान रहे हैं जिनसे हम बिल्कुल बेखबर थे, जो हमें पता नहीं थी। और ये बातें जानकर आई होप कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं और बहुत ढेर सारी और बातें करते हैं अपने बापू की जिंदगी से जुड़ी। स्टे ट्यून्ड। साबरमती के संत तूने
बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप है मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ पर मैं आपको सुना रही हूँ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो है ऑटोबायोग्राफी हमारे प्यारे बापू की। अभी तक हम अपने प्यारे बापू की जिंदगी के बारे में बहुत ही रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जान रहे हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनके बारे में और भी नई नई बातें जानते हैं। 1890 में बापू पेरिस गए क्योंकि पेरिस में एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन हो रही थी। उनका मेन मोटिव खाली ये एग्जीबिशन अटेंड करना नहीं था, उनको पेरिस देखने का भी बहुत मन था। अब पेरिस में जाकर उन्होंने आईफल टावर देखा, दो उनको उसमें कुछ इतना खास नहीं लगा। उनको ऐसा नहीं लगा कि कोई वो बहुत बड़ी क्रिएशन है या एक बहुत ही अलग चीज है। एक बस ऊंची सी बिल्डिंग जिसमें आप ऊपर नीचे स्टेयर से जा सकते हो। तो बापू ने 2-3 बार ऊपर नीचे के चक्कर काटे, बट ही कुडंट फाइंड समथिंग दैट इंटरेस्टिंग। बट जो उनको पेरिस में सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो थे वहाँ के चर्चेस। जब वो उस चर्च के अंदर जाते थे तो उनको एक अलग ही तरह का पीस, अलग ही तरह की शांति मिलती थी। और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हम जो गॉड के सामने मत्था टेकते हैं, उनके सामने अपना सर झुकाते हैं, वो एक पत्थर के सामने सर झुकाने जैसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो है इस मूर्ति में, कुछ ना कुछ तो है इस एटमॉस्फेयर में, कोई पावर तो है जो आपको एक अलग ही इंटरनल पीस देती है। तो उनको इस तरह गॉड का प्रेजेंस फील हुआ और उनको इन चर्चेस में जाना बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक हमने गांधी जी के बिहेवियर के बारे में बहुत बातें की, उन्होंने क्या जाना इंग्लैंड में जाकर, किन लोगों से मिले, इन सब के बारे में तो हमने बहुत बातें कर ली। तो चलिए अब गांधी जी की पढ़ाई के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जी हाँ, बैरिस्टर की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड में 3 साल की पढ़ाई थी। हर एक साल में 4 बार एग्जाम्स, यानी कि हर 3 महीने बाद एग्जाम्स होते थे। तो टोटल 12 बार एग्जाम्स देने पड़ते थे। बट ये एग्जाम्स इतने मुश्किल नहीं होते थे, आप आराम से थोड़ी सी पढ़ाई करके भी इन एग्जाम्स को क्लियर कर से हो। तो लोग पूरी पढ़ाई नहीं करते थे, जितना जरूरी होता था उतना पढ़ के ही जाते थे। बट हमारे गांधी जी वो सबसे अलग थे, तो वो हर किताब को अच्छे से पढ़ते थे। उन्होंने इंग्लैंड के लॉ को भी बहुत अच्छे से समझा और जाना, और अपनी जो भी पढ़ाई होती थी उसको बहुत ऑनेस्टली करते थे। इन पढ़ाइयों के अलावा हर एक क्वार्टर में एक स्टूडेंट को कम से कम 6 डिनर्स अटेंड करने होते थे। इन डिनर्स में बैरिस्टर्स भी आते थे और स्टूडेंट्स भी आते थे, जिनके बीच में डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस होती थी, स्पीचेस होते थे और इंफॉर्मेशन शेयर की जाती थी। ये डिनर्स अटेंड करना बहुत इम्पोर्टेंट था। अब इन डिनर्स में हमारे बापू की बहुत डिमांड रहती थी। उसका कारण ये था कि हर 4 स्टूडेंट के ऊपर एक वाइन की बोतल मिलती थी। अब हर ग्रुप ये चाहता था कि उनमें गांधी जी इंक्लूडेड हों, क्योंकि फिर 3 लोगों को वाइन की बोतल डिवाइड करने को मिल जाएगी। और कभी कभी जब ग्रैंड डिनर्स होते थे तो शैंपेन भी मिलती थी। तो गांधी जी की तो डिमांड और भी बढ़ जाती थी। गांधी जी जो सिर्फ वेजिटेरियन डिशेस ही खाते थे, वो जो पहले इंग्लैंड की वेजिटेरियन डिशेस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि कहाँ हमारा इंडिया का स्पाइसी तला हुआ और मजेदार खाना और कहाँ वो रॉ या बॉइल्ड फूड। बट अब जब गांधी जी ये बात समझ गए थे कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, तब वो ये डिशेस भी चेरिश करने लग गए थे। वो बॉइल्ड पोटैटोज और रॉ वेजिटेबल्स गांधी जी को अच्छे लगने लगे थे। Gandhi ji passed his exams on 10 June 1891. He was registered in the High Court on 11th and on 12 June he started for his country. अब पढ़ाई तो पूरी हो गई, डिग्री भी मिल गई, बट उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, उसे कैसे यूज करना है, इस सब की नॉलेज गांधी जी को नहीं थी। He didn't found himself to be fit for practicing law. उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अगर आपने कुछ कोर्ट के केसेस पढ़ लिए हैं, पर उनको अप्लाई कैसे करना है, उन सब लॉज को यूज से करना है, सामने वाले को कैसे इम्पोज करना है आपकी बात समझाने के लिए, इस सब से वो बिल्कुल अनअवेयर थे।
गांधी जी ने अपनी ये प्रॉब्लम, अपनी ये हेल्पलेसनेस अपने एक फ्रेंड को बताई, तो उस फ्रेंड ने गांधी जी को सजेस्ट किया कि वो दादा भाई नौरोजी से मिले। दादा भाई नौरोजी जिनका रेफरेंस गांधी जी के पास पहले से था, बट वो एक बहुत ही हायर पोजीशन में थे, तो गांधी जी को लगा कि उनको इन प्रॉब्लम्स के लिए परेशान करना शायद ठीक नहीं होगा। वो उनके लेक्चर सुनते थे, उनकी स्पीचेस सुनते थे और चुपचाप कोने में खड़े होकर सुन के चुपचाप बाहर आ जाते थे। कभी उनको अप्रोच करने की हिम्मत गांधी जी के अंदर नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने अपने रेफरेंस के थ्रू एक बार दादा भाई नौरोजी को अप्रोच किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जब भी कोई प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आ सकते हो। बट स्टिल गांधी जी वो करेज कहीं से ला ही नहीं पाए कि वो उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। उनके एक और फ्रेंड ने उनको एडवाइस किया कि वो फ्रेडरिक पेंकोट से जाकर मिले। तब उसके एडवाइस पर गांधी जी उनसे जाकर मिले। ही वॉज अ नाइस मैन टू टॉक टू, और उन्होंने गांधी जी की प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से सुना और फिर गांधी जी से पूछा कि आपने क्या क्या बुक्स पढ़ी हैं। जब गांधी जी ने बताया तो ही वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा कि पहले आप इंडियन लॉ पढ़िए, हिंदू एक्ट से अपने आप को अवेयर कराइए, इंडिया का कल्चर, इंडिया के लॉज को, इन सबको जानिए। उसके बाद आपको अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो होता है ह्यूमन बिहेवियर को जानना। तो आप ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बुक्स भी पढ़िए। गांधी जी को उन्होंने कुछ ऐसी बुक सजेस्ट भी की। उस समय गांधी जी को ये सारी बातें सुनकर बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा और उनका फियर जैसे जैसे जाने लगा। पर जब वो घर आए तो वो सब कुछ वापस आ गया। स्टिल गांधी जी ने वो बुक्स खरीदी, उनको पढ़ा, बट उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आया जो उनको लगता था कि एक लॉयर में होना चाहिए। एक फेमस सेइंग थी उस समय, memory and ability are not essential in the making of a successful lawyer, but industry and honesty are enough. And as Gandhiji had the fair share of these two, he felt somewhat reassured. And with this little knowledge and less confidence, Gandhiji reached Bombay. यहाँ पर गांधी जी की इंग्लैंड की लाइफ खत्म होती है और साथ साथ इस बुक का एक पार्ट भी। तो चलिए अगला पार्ट शुरू करने से पहले एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे और जानेंगे इंडिया में आकर गांधी जी ने अपनी इस नॉलेज को कैसे यूज किया। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम बुक वर्ड। आप है मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ पर मैं आपको सुना रही हूँ बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो लिखी है हमारे बापू यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने। बल्कि लिखी क्या है, ये उनकी जीवन की कहानी है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। अभी तक हमने जाना कि बापू ने इंग्लैंड में अपनी 3 साल की बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है। वो इस पढ़ाई से नाखुश हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, बट स्टिल उनको डिग्री तो मिल ही गई है। अब ये डिग्री लेकर मिस्टर मेहता के साथ वो इंडिया पहुंच गए हैं। यहाँ इंडिया पहुंचकर उनको पोर्ट पर ही उनके ब्रदर मिले जो उनका वेट कर रहे थे। अब उनके भाई डॉक्टर मेहता से मिले, उनके भाई से मिले और ये चारों फ्रेंड्स की तरह बन गए। डॉक्टर मेहता ने बापू से कहा कि वो उनके साथ उनके घर पर ही रहे। तो अब ये लोग डॉक्टर मेहता के घर चले गए। तो इंग्लैंड में हुई ये दोस्ती आखिर इंडिया में भी आ गई है और ये दोस्ती 2 लोगों से 2 परिवारों की दोस्ती बन गई। गांधी जी was very eager to meet his mother to tell her how he was able to keep all the vows she gave him. But here he received a very bad and depressing news that his mother died when he was in England. उनके ब्रदर ने गांधी जी को दूसरी कंट्री में परेशान ना करने के बारे में सोचकर उनको उनकी मदर की डेथ के बारे में नहीं बताया। ये सुनकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ, उनको बहुत तकलीफ हुई और ये दुख शायद उनके लिए उनके फादर की डेथ से भी बड़ा दुख था। बट वो इस दुख को अपने मन में ही कर रह गए, अपने आंसुओं को पी गए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की ठान ली।
डॉक्टर मेहता ने बापू को यहाँ पर बहुत सारे नए नए लोगों से मिलवाया। उनमें से जिन्होंने सबसे गहरी छाप छोड़ी गांधी जी के दिल और दिमाग पर, वो थे पोएट रेचंद भाई। रेचंद भाई डॉक्टर मेहता के बड़े भाई के सन इन लॉ थे। दो वो उस समय सिर्फ 25 साल के ही थे, बट गांधी जी के हिसाब से वो एक बहुत ही हाई कैरेक्टर के इंसान थे। वो एक बिजनेस करते थे, एक बिजनेस फर्म में काम करते थे, बट जैसे ही उनका बिजनेस का काम खत्म होता था वो रिलीजियस बुक्स पढ़ते थे। उनके पास उनके ऑफिस में हमेशा एक दो रिलीजियस बुक्स और डायरी रहती थी। जैसे ही उनका काम खत्म होता वो ये बुक्स पढ़ते। गांधी जी उनसे बहुत इम्प्रेस हुए, उनकी बातों से काफी इम्प्रेस हुए गांधी जी। वो बहुत सारे पहले रिलीजियस लीडर्स से मिल चुके थे, बट रेचंद भाई ने एक अलग ही छाप छोड़ी गांधी जी के दिमाग पर। गांधी जी उनकी बातों से बहुत इम्प्रेस हुए और बहुत कुछ जानने को भी मिला, बट फिर भी वो उन्हें गुरु का दर्जा नहीं दे पाए। गांधी जी को उस टाइम ये कहा गया था कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। जब तक उनके पास कोई गुरु नहीं होगा तो वो अपनी रिलीजियस नॉलेज को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक गुरु चाहिए। तो गांधी जी के मन में उस गुरु की तलाश जारी थी। गांधी जी के ब्रदर को उनसे बहुत हाई होप्स थी। उनका भाई जो कि इंग्लैंड से पढ़कर आया है, उसकी वजह से उन्होंने अपने घर का लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ाने की कोशिश की। जैसे कि हर किसी को नेम और फेम की चाह होती है, वो उनको भी थी। दो वो एक बहुत ही सिंपल और सीधे इंसान थे, दिल के बहुत ही अच्छे थे। इस वजह से उनके बहुत फ्रेंड्स भी थे। गांधी जी को उन्होंने उन सब फ्रेंड्स से भी मिलवाया और गांधी जी की प्रैक्टिस करने की पूरी तैयारी करके बैठे थे। अब यहाँ पर जो उनको कास्ट से आउटकास्ट किया गया था, वो प्रॉब्लम अभी बाकी थी। आधे लोगों ने तो उनको दिल से एक्सेप्ट कर लिया, बट आधे लोग वो भी थे जो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। गांधी जी's brother took him to Nasik first. There he made him take bath in the holy river, and then he organized a dinner for the caste people. Though Gandhiji didn't like all that, but due to his love and his devotion towards his brother, he couldn't say anything. दो गांधी जी ने कास्ट में वापस आने के लिए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। वो लोग जो गांधी जी को नफरत की नजर से देखते थे, गांधी जी उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी ने सबकी रिस्पेक्ट की, सबको प्यार किया और जो भी कास्ट के लोगों के डिसीजंस थे उन सब की रिस्पेक्ट की। अंडर ऑल दोज रूल्स, Gandhi ji's in-laws were also not allowed to entertain him. His brother-in-law, his sister-in-law, nobody was allowed to entertain him. And Gandhi ji respected all that. Though they tried to entertain him in private, but Gandhi ji never accepted all that. शायद यही वजह थी कि गांधी जी को कास्ट के लोगों ने जल्दी ही वापस एक्सेप्ट कर लिया। अगर उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया होता, अपनी एडिशन दिखाई होती, तो शायद वो लोग उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब यहाँ पर गांधी जी के ब्रदर ने अपने घर का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दिया था। क्रॉकरी जो कभी कभी मेहमानों के आने पर यूज होती थी, वो अब रेगुलरली घर में यूज होने लगी। बूट्स और शूज तो इंट्रोड्यूस हो ही गए थे, साथ साथ गांधी जी के आने से इंग्लिश ड्रेसेस भी इंट्रोड्यूस हो गई। अब चाय और कॉफी चलने लगी, जो कि पहले घर में इतनी नहीं चलती थी। इसके साथ साथ गांधी जी ने कोको इंट्रोड्यूस किया और नए नए तरह के सैलेड्स इंट्रोड्यूस किए। तो लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ घर का खर्चा भी बढ़ गया। अब इस खर्चे को पूरा करने के लिए गांधी जी को काम करना चाहिए था और वो गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करें। अगर वो राजकोट में काम करते तो उनकी फीस जो कि काफी हाई होती, वो देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और ऊपर से उनको एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो गांधी जी के एक फ्रेंड ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि पहले वो मुंबई जाएं और हाई कोर्ट में जाकर एक्सपीरियंस गेन करें। गांधी जी को ये सजेशन काफी पसंद आया एंड ही थॉट ऑफ गोइंग टू मुंबई and gain some experience before jumping into the world of advocacy. गांधी जी और उनकी वाइफ का रिलेशन अभी भी कुछ सुधरा नहीं था। अभी भी गांधी जी के मन में छोटी छोटी बातों को लेकर उनके लिए शक रहता था और छोटी छोटी बातों पर उन दोनों की लड़ाई भी होती थी। गांधी जी चाहते थे कि वो कस्तूरबा को पढ़ाएं, बट उनका लस्ट
उन्हें ये करने नहीं देता था। तो वो छोटी छोटी बातों पर कस्तूरबा को डांट देते या उसके ऊपर हमेशा अपना हक जताते रहते, जिस वजह से इन दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस रहते थे। पर गांधी जी ने अपने बेटे को, जो कि 4 साल का हो चुका था, उसको और साथ साथ अपने भाई के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनको एक अच्छी एजुकेशन देना ये उनके मेन मोटिव्स में से था। हमारे बापू को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, मस्ती मजाक करना, ये उनकी एक हॉबी थी। तो इन बच्चों की पढ़ाई का पूरा इंतजाम करके गांधी जी मुंबई चले गए और वहां जाकर हाई कोर्ट में अपने आप को एनरोल कर लिया। अब यहाँ इस शहर में रहने के लिए उन्होंने एक मकान किराए पे लिया, फिर एक कुक भी रखा। अब ये जो कुक था, उसको ना तो ढंग से खाना बनाना आता था, ना वो हाइजीन का ध्यान रखता था। वो रोज नहाता जरूर था, पर अपने कपड़े नहीं धोता था। तो गांधी जी ने उसके साथ मिलकर खाना बनाना शुरू किया। दोनों मिलकर नई नई तरह की चीजें बनाते। बट उस कुक ने तो जैसे कसम खाई थी कि ना खाने को सफाई से बनाना और ना अपने कपड़े साफ रखना। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां थी और साथ साथ वहाँ रहने और खाने का खर्चा भी बढ़ रहा था और कमाई कुछ हो नहीं रही थी। तो बापू 4-5 महीने ही मुंबई में रहे और फिर वापस राजकोट चले गए। This was how he started his life. He found barrister job to be a bad profession, much of show off and less of knowledge. He felt a crushing sense of his responsibility. और फिर राजकोट जाकर बापू ने अपनी जिंदगी कैसे शुरू की, बैरिस्टर के प्रोफेशन को चुना या नहीं, और किस तरह से नए नए केसेस को टैकल करने के बारे में जाना। खैर ये सब हम जानेंगे, बट उसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। जी हाँ, अब समय खत्म हो गया है, तो आपको मुझे यानी आपकी दोस्त निशा को देनी होगी इजाजत। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि अगले हफ्ते सेम चैनल सेम टाइम आई विल बी राइट बैक विद दिस सेम बुक एंड विल कंटिन्यू द जर्नी ऑफ बापू। हाँ, और जाने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो आपके प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे मिल रहे हैं। आप लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं और आपको बापू की ये कहानी सुनने में मजा भी आ रहा है। तो चलिए अपने प्यारे प्यारे फीडबैक्स मुझे यूं ही देते रहिए। उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जाना है रेडियो उड़ान की वेबसाइट, जो कि है www.radioudan.com, और उस पर जाकर एक फीडबैक फॉर्म भर देना है। या फिर आप हमें रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी, जो कि है RADIOUDAAN, उस पर भी चैट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इंतजार करूंगी आपके प्यारे प्यारे फीडबैक्स का और आप इंतजार कीजिए मेरा। Till then, stay fit, stay happy, keep loving, keep laughing, and keep listening to Radio Udan, a flight of life. Bye bye.